हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पल 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि हमारा आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ट्रिकदार याद कराने की कोशिश भी की है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संबंधित व समास के बारे में। आज समास से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आपकी समाप्त हो जाएंगी और प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समास पढ़ेंगे, उनके भेद पढ़ेंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो इसके हिंदी के हमने और एक दो वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? समास के बारे में पढ़ते हैं। इस समास का अर्थ पढ़ेंगे, इसके भेद पढ़ेंगे और इसके हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देखते हैं समास के बारे में। समास के बारे में इम्पोर्टेंट, चलो देखते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। समास। समास क्या पूछा गया? समास का अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब कम से कम शब्दों में बोलना, या कोई वाक्य दिया गया उसको छोटा करके बोल देना। संक्षिप्त, इसका समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त या छोटा करना। आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। किसमें? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। इसमें किसका मेल किया जाता है? शब्दों का मेल किया जाता है। और संधि में क्या होता है? संधि में बताएं आप लोग। संधि में जो हमारा वर्णों का मेल होता है। किसमें? दो वर्णों का मेल किया जाता है। तो यही अंतर हमारा हो जाता है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता हमारा। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग या मेल को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जब हम मेल कर देते हैं तो किन चिन्हों का लोप हो जाता है? विभक्ति चिन्ह जो हमारे होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह का लोप कर हो जाता है। आगे देखते हैं। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है। क्या बताया गया है? भाषा में संक्षिप्तता को लाना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं जो इतना बड़ा ना बोल करके हम छोटे से ही बोल देते हैं, तो उन्हें संक्षिप्तता बहुत आवश्यक। और ये किसके माध्यम से? और समास इसमें सहायक होते हैं। अगर भाषा में संक्षिप्तता लाना है तो उसमें सहायता कौन प्रदान करता? समास उसमें सहायता प्रदान करते हैं। समास द्वारा कम से कम क्या होता है? समास द्वारा कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी व पूर्ण बात कही जाती है। समास के द्वारा हम कम शब्दों में या संक्षेप में कह लेते हैं। क्या? हम बड़ी से बड़ी बात को क्या कर लेते हैं? ये जितनी भी बड़ी हो उससे हम पूर्ण बात कर लेते हैं। किससे? कम शब्दों में। और ये कैसे संभव हो पाता है? समास के द्वारा संभव हो पाता है। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। कौन? समास का उद्भव जो है इसमें कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। चलो इसके बारे में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? दिन और रात। देख लीजिए, तीन शब्दों में लिखा दिन और रात, और इसको हम संक्षिप्त करेंगे तो क्या लिख देंगे? दिन और रात। इसमें देखो एक चिन्ह लगा है। ये इस कौन सा चिन्ह होता? इसे डैश का चिन्ह कहते हैं। कौन सा? डैश का चिन्ह होता, या निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और संयोजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि ये संयोग करता है यानी जोड़ता है। और सामासिक चिन्ह भी इसे कहते हैं। विराम चिन्ह पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग देख लेना जाके। तो सामासिक या डैश या संयोजक चिन्ह
कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देख लिया आपने, उन्हें दिन और रात 3 शब्दों में था, मैंने कितने 2 में लिख दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं क्या हो रहा। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण क्या, इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं, कैसे, विभक्ति चिन्हों का जब लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का जब लोप हो जाता है तो उसके कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। क्या कहा जाता है, सामासिक या समस्त पद कहा जाता है। किससे, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मेल करते हैं, उसमें विराम चिन्ह का जो विराम चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनता है उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सामासिक शब्दों का संबंध, क्या पूछा, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। कैसे, सामाजिक शब्दों के संबंध, क्या बताया गया, सामाजिक शब्दों के संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह, कौन से, विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने वाले या लिखने वाले रीति को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो समास का क्या होता है, समास का विग्रह किया जाता है। समास का क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। और संधि का क्या किया जाता है, संधि का विच्छेद किया जाता है। क्या किया जाता है, विच्छेद किया जाता है। तो समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। इसीलिए क्या बताया गया, समास को समासिक पदों क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें दिया गया धन संपन्न, हम दिया गया है तो इसको हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन से संपन्न हो जाएगा। ये दिया गया हमारा धन से संपन्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रसोई घर, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो ये हमारा विग्रह हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। जो हमारा क्या होते हैं, समस्त पद होते हैं उसमें 2 पद होते हैं। कौन कौन, हमारा पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। क्या पढ़ेंगे, हमारा उत्तर पद और पूर्व पद, ये पढ़ेंगे हम, 2 पढ़ेंगे। जो हमारे समस्त पद होंगे इसमें 2 ही होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। कैसे देखते हैं, पहले वाले पद को, यानी पूर्व माने क्या होता है, पहले, तो पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और उत्तर माने होता है बाद में, यानी दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे पूजा घर, पहला कौन सा, पूजा घर, तो पूर्व पद कौन सा हो गया, पूजा, और उत्तर पद हो गया घर। तो हमारा सामासिक विग्रह, समास विग्रह क्या बना जा, पूजा के लिए घर, किसके लिए घर, पूजा के लिए घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माता पिता, तो माता हो गया पूर्व पद और उत्तर पद हो गया पिता, तो क्या बन गया, माता और पिता बन गया। फिर नौ रत्न, नौ हो गया पूर्व पद, रत्न हो गया उत्तर पद, तो क्या बने, 9 रत्नों का समूह। फिर देखते हैं हस्तगत, नेक्स्ट एग्जाम्पल हस्तगत, तो हस्त हो गया पूर्व पद, गत हो गया उत्तर पद, तो क्या हो गया, हस्त में गया हुआ, किस में गया हुआ, हस्त में गया हुआ। तो ये हमारे पूर्व पद उत्तर पद आप लोगों को समझ में आ गए और विग्रह भी समझ में आ गया। अब देखते हैं हम समास के भेद, क्या पढ़ेंगे, समास के भेद पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे समास के भेद। इससे आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि कितने प्रकार के समास होते हैं और कितने भेद होते हैं समास के। चलो देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद, यानी प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के समास होते हैं। देखते हैं, मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। क्या बताया गया, समास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः यानी 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको डिटेल से बता देंगे कि क्या होता है। जिन 2 शब्दों में समास होता, उनकी प्रधानता व अप्रधानता के विभाज्य पर ये
भेद किए गए। किसके अभी हमने क्या बताया था कि कौन पद प्रधान है और कौन पद प्रधान नहीं है। उत्तर पद प्रधान है कि पूर्व पद प्रधान है। तो प्रधानता के आधार पर कितने बताए गए, 4 भेद बताए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द या प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बताया गया, जिस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता, उसे क्या बताया गया, अव्ययी भाव समास होता। तो क्या होता है अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। अब आगे देखते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा दूसरा पद प्रधान होता, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अब क्या पूछा गया, पहले में पूछा गया जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, तत्पुरुष समास। और क्या कहा गया, जिसमें दोनों क्या गया, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहा जाता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास कहा जाता है। तो आप लोगों को जितना हमने इतना बताया, अब इसके हम एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं कि कैसे हुआ। चलो देखते हैं हम इसके बारे में शॉर्ट नोट। क्या बताया कि मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और दूसरा हमारा बताया था द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। तीसरा हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। चौथा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये हमारे प्रधानता के आधार पे क्या बताया था, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता, कौन सा, फर्स्ट पद प्रधान होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये अन्य की ओर इशारा करता है, यानी कोई दूसरा होता, अन्यार्थ होता, यानी दूसरे की ओर, किसी पहला दूसरा भी ना करके किसी तीसरे की ओर ये संकेत करता है। और हमारा तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता। कौन सा पद प्रधान होता, दूसरा पद प्रधान होता। ये तो हमारे 4 हो गए, मगर आप लोगों ने पढ़े होंगे समास के 6 भेद होते हैं। तो 2 भेद और जान लेते हैं, कौन कौन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। 2 समास और रह गए, तो उसको देखते हैं कौन कौन होते हैं। अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के क्या भेद, तत्पुरुष समास के हम पढ़ेंगे अब भेद, कौन कौन होते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, देख लीजिए। पहला होता है कर्मधारय समास। कौन सा होता, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। और कौन सा होता, और होता है हमारा द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। ये होता कर्मधारय। देखो अब हो गए 4 आपने पढ़ लिए थे, अब ये हो गया हमारा 5वां कर्मधारय समास। कौन सा हो गया, 5वां हो गया। और द्विगु समास हमारा 6वां हो गया। तो प्रधानता के आधार पर देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास के और ये 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो हमारे 6 समास हो गए। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें उपमेय उपमान बताया जाता है, विशेष और विशेषण की बात की जाती है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है, इसमें संख्या बताई जाती है, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास के भी विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता को और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। और हमें जैसे कर्म से स्टार्ट, कर्म को कर्ता ने, कर्म को करण से, ये हमारे विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं हम इसके भेद पूरी तरीके से। चलो देखते हैं, पहले इसको ऊपर क्या बताया गया, हमने जो समझाया वही बताया। हाँ, जो जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास। क्या बताया इसमें, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसका कौन सा होता, बहुब्रीहि समास होता है। बता दिया आप लोगों को, जो अन्य की ओर, तीसरे की ओर इशारा
करता है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के दो अतिरिक्त, क्या पूछा गया है, तत्पुरुष समास के दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन से? तत्पुरुष समास के दो अतिरिक्त जो स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए गए हैं। पहला हमारा कर्मधारय, दूसरा दिगु हो जाएगा। कर्मधारय और दिगु होता है, ठीक। कर्मधारय और दिगु की बात की गई है। तत्पुरुष समास के दो भेद बता दिया लोग, कर्मधारय और दिगु। चलो और देखते हैं आगे क्या लिखा है। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अपनी सुविधा के लिए, अपने विवेचन के लिए हम किस प्रकार के अध्ययन? 6 प्रकारों का अध्ययन करते हैं समास में। तो 6 प्रकार आपको हमने बता दिए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद बता दिए, कर्मधारय समास और दिग् समास। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए? 6 प्रकार के भेद हो गए। तो कितने बताए थे आप लोगों को? 6 पूरे। आप लोगों ने 6 पढ़े भी होंगे, तो 6 हमने पूरे आप लोगों को बता दिए। कितने बताए? 6 प्रकार के भेद हो गए। चलो अब देखते हैं कौन से अव्ययी समास, सब प्रकार पूरे पढ़ लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ लेते हैं पूरी जानकारी एग्जाम्पल सहित। तो साथियों आप, ये हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको एक मोटिवेशन सुनाते हैं जिससे आप लोगों के अंदर एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। चलो सुनाते हैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन। किसी सज्जन व्यक्ति ने समय से पूछा कि समय आप हमेशा जीत जाते हो, मैं हार जाता हूँ। तो समय ने खूबसूरत सा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? धूप हो या छाँव, धूप हो या छाँव, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमेशा मैं चलता रहता हूँ। परिस्थिति कोई भी हो, हमेशा मैं चलता रहता हूँ और आप ठहर जाते हो, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ, आप हार जाते हो। तो साथियों कितनी भी मुसीबत या समस्याएं आए, डटकर मुकाबला करना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है, तो किसी न किसी दिन सफलता आपको जरूर गले लगाएगी। आइए अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में देखते हैं। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। किसमें भाव बताया गया है? परिवर्तनशीलता का भाव होता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। और अव्यय पद का लिंग रूप क्या बताया गया? अव्यय पद, अव्यय, अव्यय, आ व्यय मतलब क्या होता है? खर्च, आ मतलब नहीं, जो कभी खर्च ना हो या खत्म ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय पद का लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। किसमें? लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा होता है। कैसा रहता है? सदैव एक सा होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या बताया था हमने? अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? हमारा पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, ठीक। तो ये मतलब किसके? लिंग वचन और कारक के आधार पे नहीं बदलता। तो क्या बताया था? अव्यय, और आ लगा दोगे तो अव्यय, यानी नहीं बदलता, यानी परिवर्तनशील है। इसका लिंग वचन और कारक के आधार पे नहीं बदलता। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखते हैं, ये समस्त पद है हमारे और ये विग्रह किया गया है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है यथाशक्ति। क्या बताया गया? यथाशक्ति। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति अनुसार। कैसा हो जाएगा? शक्ति अनुसार। फिर कौन सा? यथा समय। कौन सा बताया गया? सेकेंड नंबर, यथा समय, यानी समय के अनुसार। किसके अनुसार चलना? समय के अनुसार। प्रतिक्षण, यानी हर क्षण। प्रतिक्षण मतलब क्या हुआ? विग्रह, हर क्षण। फिर कौन सा होगा? यथासंभव। यथासंभव क्या हो गया? जैसा संभव हो, उससे क्या कहते हैं? यथासंभव कहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे आजीवन। आजीवन मतलब जीवन भर। भर पेट, सेकेंड, भर पेट यानी पेट भरकर। भर पेट मतलब पेट भरकर। आजन्म
यानी जन्म से लेकर, आज जन्म हुआ। आमरण यानी मरण तक, कब तक, मरण तक। प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिदिन क्या क्या विग्रह हुआ, यानी हर दिन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा बे बेखबर। बेखबर का हो जाएगा बिना खबर के, बेखबर क्या हो जाएगा, बिना खबर के हो जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं, अब बेविवाह समास के कुछ अपवाद देख लेते हैं, देखते हैं अपवाद हमारे क्या क्या हैं। अब बेविवाह समास के अपवाद देख लेते हैं। हमारे एक्सेप्शनल क्या हैं अपवाद, हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता। हिंदी के ऐसे कई पद होते हैं जिसमें अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता। मगर प्रयोग कैसे होता, एक अव्यय की तरह ही प्रयोग होता, वहाँ भी अव्यय व समास माना जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है घर घर। तो क्या हो जाएगा, घर के बाद घर, कौन सा हो जाएगा, घर घर का मतलब घर के बाद घर। फिर हो जाएगा रातों रात, तो हो जाएगा रात ही रात। इसमें और एग्जाम्पल होते हैं जैसे हाथों हाथ, कैसा कैसी, ऐसे एग्जाम्पल अपवाद में आ जाते हैं। तो ये हमारे अव्यय व समास के अंतर्गत ही आते हैं। चलो अब पढ़ लेते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं क्या बता रहा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बताया था आप लोगों को, इस समास में पहला पद गौण, पहला पद होता है उसकी कोई मान्यता नहीं होती, गौण होता है। और दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद क्या माना जाता है, दूसरा पद प्रधान माना जाता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, किसमें, कारक के जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप होता है इसमें। कर्ता क्या बताया गया, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बताया जा रहा, कर्ता व संबोधन को छोड़कर, बताया था आप लोगों को, कर्ता या संबोधन को छोड़कर, इसीलिए 6 कारकों के आधार पर, किसके, 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद हैं। हमने क्या बताया था आप लोगों को, 6 भेद हैं, कौन से, कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाए तो कारक के आधार पर 6 भेद समास के भी होते हैं। चलो आज हम पहला भेद देखते हैं। पहला भेद हमारा कौन सा, कर्मधारा है, कर्म तत्पुरुष समास, कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म क्या होता है, कर्म को किससे होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका, कर्म को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यानी को का लोप होता है, यानी कर्म को होगा, क्या होगा, विभक्ति चिन्ह कर्म को इसका लोप होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, समस्त पद ये नीचे दिए गए और समास विग्रह भी दिया गया। तो ग्रामगत पहला एग्जाम्पल है, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। फिर सेकेंड है पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, सर्वप्रिय यानी सर्व को प्रिय, फिर यथा प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। तो देखिए सब में किस पे किसका लोप हुआ, को का लोप हुआ है। तो इसमें कर्म में किसका लोप होता, को विभक्ति का लोप होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कुछ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शरणागत यानी शरण को आया हुआ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन है, शरणागत यानी शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय तो क्या हो जाए, सभी को प्रिय, देखो इसमें को का ही लोप हुआ। आइए अब देख लेते हैं हमारा करण कौन सा हो जाता है, करण के बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन है हमारे। करण क्या पूछा था, करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में क्या, करण क्या होता है, करण से यानी से चिन्ह का लोप होता है, तो क्या हो जाता है, करण से, करण से का जो लोप होता है, यानी कर्म को और करण से का लोप होता है सेकेंड में। तो हमारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, भावपूर्ण, भावपूर्ण यानी भाव से पूर्ण। फिर वाणाहत, कौन सा, बाणाहत यानी बाण से आहत। और हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित हमारा हो जाएगा। बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित।
सब में देखो से का लोप हुआ है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे कर्ण तत्पुरुष समास के। अब आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा कौन सा, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष कौन सा है हमारा, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या यूज होता है, के लिए। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। संप्रदान में किसका लोप हो जाता है, के लिए का लोप हो जाता है। देखना इसमें एक चीज आपको दिखाई देती होगी, दान। क्या दिखाई देती होगी, दान, यानी के लिए है। किसके लिए तुमने दान, दान मतलब क्या होता है, जब हम किसी को दान देते हैं तो हमेशा के लिए दान देते हैं, उससे फिर हम दोबारा नहीं लेते हैं। जो हमेशा के लिए जो चीज़ दे दी जाती है वो संप्रदान में होती है, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास में आती है, के लिए। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे, गुरु दक्षिणा, यानी गुरु को दक्षिणा दे दी तो हमेशा के लिए दे दिया, अब उनसे हम वापस नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, यानी राह के लिए खर्च। बालामृत, बालामृत बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, यानी युद्ध के लिए भूमि। तो विद्यालय, यानी विद्या के लिए आलय। आलय मतलब होता है घर। सब में देखिए किसका लोप होता है, के लिए का लोप हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, के लिए का लोप होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। और हमारा अब हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें किसका लोप होता, से, यानी पृथक या अलग चिन्ह के लिए लोप होता। पृथक माने क्या होता, अलग होना। क्या होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर गया, अगर पत्ता गिर गया पेड़ से, अब वो दोबारा नहीं जुड़ेगा, हमेशा के लिए अलग हो गया। तो हमेशा के लिए जो चीज़ अलग हो जाती है वो किस में रख दी जाती है, अपादान तत्पुरुष समास में आती है, यानी से। उसमें लोप किसका होता है, से चिन्ह विभक्ति का लोप होता है। आइए देखते हैं, यानी देश निकाला, हमेशा देश से उसे निकाल दिया, यानी हमेशा के लिए निकाल दिया गया, तो देश से निकाला। बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त कर दिया गया। पद भ्रष्ट, यानी पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो गया, अब वो हमेशा के लिए ऋण से मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। तो इसमें देखिए किसका लोप हो रहा, से का लोप हो रहा, और अलगाव की बात कर रहा है, यानी अलग होने की बात कर रहा सब में। जैसे देश निकाला तो देश से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध। कौन सा है, संबंध है हमारा। संबंध के बारे में देखते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, का की चिन्हों का लोप होता है। का, कामा, के, कामा, की चिन्हों का क्या होता है, लोप दिया जाता है, यानी संबंध बताया जाता है कि तुम्हारा संबंध किससे है। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र हुआ, या गंगा जल, यानी गंगा का जल, यानी संबंध बताया जा रहा है, यह किसका जल है, यानी गंगा का जल है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है गंगा जल, यानी गंगा का जल है। नगर सेठ, यानी नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जल धारा, जल की धारा। मतदाता, यानी मत का दाता। मत जो मत वोट डालने जाते हैं उसे मतदाता कहते हैं, यानी मत का दाता, उसे मतदाता कहते हैं। ये संबंध तत्पुरुष के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है। किसमें होता है, में या पर का लोप, यानी चिन्हों का लोप होता है। ठीक, देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे, जलमग्न। कौन सा एग्जाम्पल है, जलमग्न, यानी जल से मग्न। आप बीती, यानी आप पर बीती। सिर दर्द, यानी सिर में दर्द। घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, घुड़सवार, यानी घोड़े पे सवार हो जाएगा। तो ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष के हमारे एग्जाम्पल थे। एक बार एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा
कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। इम्पोर्टेंट है हमारा कर्म तत्पुरुष समास और उसके एग्जाम्पल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या होता है। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में, किसमें पद में? पहले या दूसरे पद में विशेषण या विशेष की बात होती, उपमान या उपमेय का संबंध बताया जाता है। विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो इसमें यह होता है हमारा कर्म समास में, कर्मधारय समास में। आप लोगों को विभक्ति के बारे में, आइए हम जो विभक्ति को हमने सम विभक्ति के लोभ वाले पढ़ाए थे तत्पुरुष समास के, उसको एक शॉर्ट नोट के बारे में देख लेते हैं। एक बार समझा देते हैं आपको, इसके बाद हम कर्मधारय समास पढ़ाएंगे। देखते हैं हमारा पहला हो जाएगा कर्म। कौन सा हो जाएगा? कर्म। दूसरा हो जाएगा करण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। तीसरा हो जाएगा संप्रदान। हमारा तीसरा हो जाएगा संप्रदान। चौथा हो जाएगा अपादान। कौन सा हो जाएगा? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान को। फिर कौन सा हो जाएगा? संबंध। पांचवा हमारा हो जाएगा संबंध बताता। और छठा हो जाएगा हमारा अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। ये हमने तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के लोप के बारे में 6 बताए थे। तो कर्ता कर्म में क्या बताएगा? कर्म को क्या बताया था? कर्म को करण से बताया था। अपादान क्या बताया था? अपादान के लिए क्या बताया था? अपादान के लिए। संप्रदान के लिए अपादान से मतलब हो गया अलग की बात की गई, यानी अलगाव की बात की गई थी इसमें। संबंध में काकी के यानी काकी के संबंध बताया। अधिकरण में या पर के बारे में बताया गया था, में या पर के बारे में। तो ये हमने तत्पुरुष समास के जो विभक्ति लोप वाले 6 थे वो हमने ये बता दिए। तो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, ये 6 होते हैं। अब देख लेते हैं हम किसके बारे में, हमारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल समझा देते हैं आप लोगों को। कर्मधारय समास के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। कर्मधारय से तो लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें क्वेश्चन छूटता है नहीं। कर्मधारय और बहुब्री समास से तो ये दिए गए हमारे समस्त पद और ये दिए गए हमारे विशेषण विशेष और विग्रह किया गया। तो महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। तो हमारा क्या हो गया? विशेषण कौन हो गया? पुरुष। विशेष क्या हो गया? महापुरुष कैसा है? महान है। तो क्या हो जाएगा? महान है जो पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा? महापुरुष। तो महान है जो पुरुष, तो उसे क्या कहा जाता? महापुरुष कहा जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, उसे पीताम्बर कहते हैं। प्राण प्रिय, तो प्राण है जो प्रिय है जो प्राणों को जो प्रिय, उसे क्या कहते हैं? प्राण प्रिय। तो ये हमारे विशेष विशेषण वाले एग्जाम्पल हो गए। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा उपमेय उपमान वाले, जिसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है, उसे देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उपमेय और उपमान वाले। विग्रह दिया गया है, यानी चंद्र वदन, वदन हमारा कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो इसमें पूछ क्या है? चंद्रमा के समान वदन, वदन यानी मुख, मुख हमारा क्या होता? चंद्रमा के समान। वदन माने क्या होता? मुख होता। तो चंद्र वदन हमारा मुख कैसा? चंद्रमा के समान। वदन यानी मुख हमारा चंद्रमा के समान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कमल नयन, नयन हमारे कैसे हैं? कमल के समान नयन, नयन माने क्या होता? आँख होता है। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। भव सागर यानी भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी यानी मृग के समान नेत्र वाली, तो उसे मृग नयनी कहते हैं। इसमें देखना, अगर ट्रिक याद रखना तो इसमें एक चीज आएगा के समान, अगर तुलना कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? के समान आ जाएगा या रूपी आ जाएगा इसमें। तो अगर उपमेय उपमान वाले मिल जाए कर्मधारय में तो के समान या रूपी आ जाएगा। अब विशेष विशेषण में क्या होता है देख लेते हैं, ट्रिक बता देते हैं।
विशेष विशेषण में है जो आ जाएगा। कर्मधारय में अगर विशेष विशेषण से संबंधित पूछ रहा है तो है जो आ जाएगा, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा, है जो हो जाता। अगर उपमेय उपमान में कर्मधारय से संबंधित उपमेय उपमान में पूछ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो के समान पूछेगा या रूप आ जाएगा, रूपी से संबंधित हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं हमारा द्विगु समास। द्विगु समास ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट को है, इसमें भी क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है द्विगु समास से। है छोटा सरल मगर क्वेश्चन आ ही जाता। द्विगु समास से संबंधित देख लेते हैं। हमारा द्विगु समास में क्या है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक, क्या पूछा गया, इस समास में पहला पद कैसा हो जाता, पहला पद हमारा संख्यावाचक हो जाता। गणना बोधक होता, कैसा होता, गणना, जब गिनती करेंगे 1 2 3 संख्या होगी तो गणना करेंगे। दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि इसमें बहुधा या बहुधा जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, क्या इतनी वस्तुओं का समूह है। इसमें पहला पद तो संख्यावाचक होता है, तो पहला पद क्या हो जाता, संख्यावाचक होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा नवरत्न। पहला एग्जाम्पल, ये समस्त पद विग्रह दिया गया। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, क्या बताया गया, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। 9 रत्न 9 रत्नों का समूह। फिर हो जाएगा शताब्दी यानी 100 अब्दों यानी 100 वर्षों का समूह, तो इसे शताब्दी कहते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी शताब्दी यानी 9 क्या हो जाएगा, 100 वर्षों का समूह, तो उसे शताब्दी कहते हैं। फिर हो जाएगा त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। फिर हो जाएगा पंचरात्र यानी 5 या 5 रात्रियों का समाहार, तो उसमें देखना ज़्यादातर क्या मिल रहा, समूह शब्द का प्रयोग हो रहा। ये हमारा याद करने वाले है कि याद रखते हैं कि इसे द्विगु समास मिलेगा तो इसमें समूह का बोध कराएगा यानी संख्या का बोध कराएगा। इसके कुछ हम देख लेते हैं, क्या अपवाद देख लेते हैं। अपवाद में भी इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, एक्सेप्शनल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कुछ अपवाद देख लेते हैं। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक, कौन सा, समस्त पदों के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है हमारा, पक्ष द्वय, क्या पूछा गया, पक्ष द्वय। द्वय में देखो द्वि आ रहा तो 2 पक्षों का समूह। इसमें लास्ट में भी आ रहा है द्वा संख्यावाचक, फिर भी अपवाद में रखे गए तो अपवाद में संख्यावाचक आ जाते हैं। तो लेखक द्वय, लेखक द्वय 2 लेखकों का समूह। फिर संकलन त्रय मैंने 3 संकलनाओं का समूह, कौन सा, 3 संकलनाओं का समूह होता जाएगा हमारा, 3 संकलनाओं का समूह संकलन त्रय। अब आइए द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास भी हमारा, आइए देखते हैं हम द्वंद्व समास के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद कैसे होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करने पर, और क्या आप देखो अभी याद कराते हैं आप लोगों को, कैसे याद हो जाएगा कि समास विग्रह करने पर और या अथवा या एवं आदि लगाते हैं। क्या लगाया जाता, तीनों, इसमें हम द्वंद्व समास लगाते हैं तो 3 मिलाए जाते हैं इसमें, देखिए ये 3, और या अथवा तथा एवं, ये शब्द ज़्यादातर तुम्हें मिलेंगे द्वंद्व समास में। तो इसमें पहला तो क्या हो जाएगा, इसमें पद कैसे होते हैं, तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर याद रखना है तो और या अथवा तथा एवं ये विग्रह करने पर आपको वर्ड मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं द्वंद्व समास के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखते हैं। ये हमारा समस्त पद है, ये समास विग्रह दिया गया है। तो पहला हो जाएगा रात दिन,
यानी रात और दिन। देखो और मिला, फिर हो जाएगा सीताराम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो इसमें देखिए और सब मिला। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, लाभ और हानि। आना जाना, आना और जाना। देखो और सब मिला है। कभी कभी अथवा भी मिल सकता है, एवं भी मिल सकता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे तो आप जल्दी से पहचान लेंगे कौन सा समास है। तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा कर्मधारय समास। इससे तो क्वेश्चन लगभग आना ही आना होता है, इससे कोई रोक ही नहीं सकता, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इससे बहुब्रीहि समास से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, पहला पढ़ लेते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में डिटेल से पढ़ें। जिस समास में पूर्व व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, कौन से समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकला जाता है, इसमें नया अर्थ निकलता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, पहले इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। क्या होता है, एक खासियत इसमें होती है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी अन्य पद की ओर संकेत किया जाता और इसमें शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता बहुब्रीहि समास में। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कैसे देखिए एक एग्जाम्पल। जैसे इसमें दिया है हमारा लंबोदर, तो इसका अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर। उदर माने क्या होता है, पेट, जिसका पेट लंबा होता है। तो हम भगवानों में अगर देखेंगे तो किसका पेट लंबा है, तो हो जाएगा हमारा गणेश भगवान का। तो देखिए इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी अन्य की ओर संकेत करता है और नए शब्द की ओर संकेत करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला एग्जाम्पल। समस्त पद दिया गया और समास विग्रह। पहला घनश्याम, यानी घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। घन जैसा श्याम यानी किसको कहा गया, कृष्ण को कहा गया, घन जैसा श्याम। फिर नेक्स्ट हो जाएगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। कंठ किसका नीला, यानी शंकर भगवान का कंठ नीला अर्थात शिव भगवान का। फिर हो जाएगा दशानन, 10 आनन है जिसके, तो कौन होता था, रावण को 10 आनन। फिर हो जाएगा गजानन, गज के समान आनन, तो कौन हो जाएगा, गणेश भगवान। गज के समान आनन गजानन, गज के समान आनन यानी गणेश भगवान हो जाएंगे। फिर हो जाएगा त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी नयन, तो कौन हो जाएंगे, शिव भगवान। फिर हो जाएगा हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, तो कौन हो जाएगा, सरस्वती माता। सरस्वती माता हमारा क्या हो जाएगा, इसका हंस वाहिनी। इसके बाद महावीर, महान है जो वीर, वो कौन सा हो जाता, हनुमान जी को महान वीर कहा जाता। महान है जो वीर यानी हनुमान जी। और फिर आ जाता हमारा दिगंबर, यानी दिशा ही है अंबर, जिसकी दिशा ही अंबर होती है उसे क्या कहते हैं, शिव कहा जाता। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके, उसे क्या जाता, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की क्या है, 4 भुजाएं। तो ये बहुब्रीहि समास के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे और इसके बारे में कुछ भेद देख लेते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। आइए देखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, सही है, कुछ विशेषताएं कैसी होती हैं, समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता, छोटा सा समझ में नहीं होता मगर अंतर होता। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में विभिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता। अगर प्रयोग करके देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या अंतर होता। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं अगर प्रयोग करके देखेंगे। देखते हैं कौन क्या विशेषता है। तो पहली व्यवस्था हम देखेंगे,
विशेषता देखेंगे, विशेषता के बारे में जानेंगे। कर्म और बहुब्रीहि समास में अंतर के बारे में जानेंगे, इसमें क्या अंतर होता है। लगते तो समान है मगर अंतर समझ में नहीं आता, तो अंतर देखेंगे क्या होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेष या विशेषण क्या पाया जाता है। कर्मधारय समास में विशेष या विशेषण, उपमान या उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान ना होकर के, किसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ यानी किसी अन्य यानी तीसरे की ओर इशारा करता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारा मृग नयन, क्या मृग नयन यानी नयन किसके समान है, मृग के समान नयन, क्या हो जाएगा मृग नयन का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा मृग के समान नयन, यानी कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास से संबंधित हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा नीलकंठ, तो वह जिसका कंठ नीला है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा शिव यानी शंकर भगवान हो जाएंगे। देखिए समान लग रहे हैं मगर दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। प्रयोग करके देखेंगे तो अलग अलग समझ में आ जाएगा। देखिए अर्थात शिव यानी अर्थात यह अन्यार्थ लिया गया, यानी कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब अंतर देख लेते हैं, कौन सा बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर, कौन सा बहुब्रीहि या द्विगु समास में अंतर देख लेते हैं। इसमें कभी कभी अंतर से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर, तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक बताया था, पहला पद कैसा संख्यावाचक होता और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध ना होकर के, समूह का बोध ना होकर के अन्य का बोध कराता। जैसे एग्जाम्पल चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो इसमें गिनती आ रही चार राहों का समूह, तो ये तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। मगर एक आ रहा चतुर्भुज, इसमें भी चार आ रहे हैं, यानी चार भुजाएं जिसकी चार इसमें भी आ रहे हैं, मगर ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, किसकी ओर संकेत कर रहा है, विष्णु भगवान, चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान की तरह, तो कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अंतर और देख लेते हैं, एक अंतर है हमारा संधि और समास में अंतर। संधि समास में क्या अंतर है, संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। संधि में हमने क्या बताया था आपको, संधि में क्या होता, दो वर्णों का मेल होता, एक तो यही हमारा अंतर हो गया। और समास में क्या बताया था हमने, बताएं समास में, हाँ इसमें ध्वनियों का मेल होता, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहला शब्द कोई लिखा है तो उसका अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आता। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर लंबा में क्या हो जाएगा, लंबा में अंतिम क्या हो जाएगा आ, जैसे लंबा में बड़ा आ जुड़ा तो अंतिम क्या हो जाएगा बड़ा, तो पहले शब्द का आ और शब्द के अंतिम ध्वनि में आ। और उदर में यानी पे रा में हमारा क्या हो जाएगा, रा में हमारा हो जाएगा उ, यानी अंतिम शब्द का हमारा पहला वर्ण, तो आ प्लस उ हो जाएगा, आ प्लस उ, तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा संधि विच्छेद से। आइए इसके नीचे देख लेते हैं, नीचे और हमारा दिया गया और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम वो करा देंगे, क्वेश्चन भी। चलो देखते हैं। शब्द की आरंभिक ध्वनि यानी उ में आ, यानी उ के मेल से क्या बन जाता ओ बन जाता, ध्वनि में परिवर्तन आ जाता। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी ना होकर ध्वनियों का मेल होता। किसका मेल होता, ध्वनियों का, शब्द की कमी नहीं होती मगर हमारे अक्षर यानी ध्वनि की मेल हो जाती। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, यानी समूह बताता। समास में मूलतः शब्दों का प्रयोग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना होता। क्या कितना भी वाक्य बड़ा हो उसको संक्षेप में बता देता, यानी हमारा क्या होता है संधि में। चलो देख लेते हैं, संधि में हमने क्या बताया, संधि में बताया था कि हमारा वर्ण का मेल होता, वर्णों का मेल होता। और समास में क्या बताया, समास में हमने बताया आपको किसका, शब्द का मेल होता, यानी शब्दों का मेल
होता। तो संदेह समास में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा।